नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश कैरियर लाइव और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आरिफ मोइन। नाजरीन, जैसा कि जानते हैं आप कि हर हफ्ता प्रोग्राम कैरियर के तहत हम एक नए कैरियर के ताल्लुक़ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस फील्ड में आप किस तरह कैरियर बना सकते हैं, रोज़गार के क्या मौक़े हैं। आज हमने एक बहुत ही ख़ास फील्ड को अपने इस प्रोग्राम के तहत चुना है और हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से। जी हाँ, हमारा आज का उन्वान है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टूवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप मसनूई ज़हानत के नाम से जानते हैं। हर हफ्ते एक मौजू पर बात करने के लिए हम एक ख़ास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि उस ख़ास फील्ड में कैरियर के मौक़े क्या हो सकते हैं। आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद रहमत अली साहब के ताल्लुक़ से। सबसे पहले आपका बहुत इस्तकबाल करता हूं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और लोगों की रहनुमाई के लिए। मैं भी एक ज़रिया बनना चाह रहा था लोगों की रहनुमाई के लिए। मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर मोहम्मद रहमत अली साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत नाम कमाया है, बहुत काम किया है। आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ISL इंजीनियरिंग कॉलेज में हेड हैं और साइबर सिक्योरिटी क्लब में तदरीस की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। आप कई सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उसमें 2 किताबें बहुत अहम हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन शामिल है। इसके अलावा आपके 30 से ज़्यादा पेपर इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में शाये हो चुके हैं। आप एक एकेडमिक काउंसलर भी हैं और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपका जो सिलेबस है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा है। बहुत इस्तकबाल करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आम फहम ज़बान में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी से क्या मुराद है। साइबर सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हर वो शख्स, हर वो इंसान या हर वो चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो या ऐसी कोई डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई डिवाइस ऐसा हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और वो इंटरनेट से डेटा ले रहा हो या दे रहा हो, वो चीज़ को साइबर में कहा जाएगा। इसको कंप्यूटर की ज़बान में साइबर कहते हैं और इंटरनेट पे जितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं उसको प्रोटेक्ट करने का नाम साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है सर। एक और नई जो टर्म है वो कॉइन हुई है जिसको हम सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के ताल्लुक़ से जानते हैं। तो हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ आएंगे। आपसे चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ये मसनूई ज़हानत क्या है इसके ताल्लुक़ से भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक वो उभरती हुई फील्ड है जिसमें आजकल लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं। हालांकि चीज़ तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन आज उसकी जो डिमांड है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर कोई चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की तरफ आए। बात दरअसल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जिसमें एक कंप्यूटर को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो इंसान की ज़हानत की तरह काम करे। होता इस तरीके से होता है कि हम जो काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो काम हम कंप्यूटर से करवाते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं छोटे से इस तरीके से दूं कि जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसको कोई चीज़ की समझ नहीं होती। ठीक, मतलब जो चीज़ वो देखता है, जो चीज़ वो समझता है, वो हिसाब से काम करता है। तो कंप्यूटर को भी हम इसी तरीके से ट्रेन करते हैं। ये जो टर्म है इसको कहते हैं न्यूरॉन। जो हमारे बॉडी में जो होता है वो होता है न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन जिस तरीके से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेम इसी तरीके से काम करती है जो न्यूरॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और आपने सुना कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है, जिसको कि हम सब लोग
मसनूई ज़हानत बोलते हैं। आज का जो हमारा कैरियर लाइव में टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप किस तरह से कैरियर बना सकते हैं और अपने लिए रोज़गार से जुड़ी राहें हमवार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से जो बहुत सी अहम मालूमात हैं प्रोफेसर साहब आपको वो भी देंगे, आपको उससे रोशनास कराएंगे। हमारे जो नंबरात हैं वो लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं। नंबरात हैं 04066666651। दूसरा नंबर है 04066666652। फ़ोन उठाइए, इन नंबरात पर कॉल करिए और आपके जहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से जो भी सवालात हैं आप हमारे ख़ास मेहमान से पूछ सकते हैं। जनाब रहमत अली साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो तलबा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और हम अक्सर पढ़ते हैं जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि आने वाले 25 साल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के होंगे, आप उन तलबा को क्या रहनुमाई करना चाहेंगे कि उनको किन तरह की या किस तरह की स्किल्स का होना ज़रूरी है ताकि वो इस फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकें और अपना कैरियर शुरू कर सकें? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आज की मौजूदा दौर में, ये कहिए जदीद दौर का एक उभरता हुआ कैरियर पॉइंट है। एक ज़माना था जब सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि अरब में तेल निकला था और जितने मुख्तलिफ बैरून मुल्क जितने काम थे वो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ थे। लेकिन क्योंकि अब दौर बदल गया है और आज के दौर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा बूम हुआ है। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि इंडिया में इंटरनेट का जो एक्सेस है वो बढ़ गया है। बेशक एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप ये देख लें कि इंटरनेट में जो आज से 5-10 साल पहले 1 GB का जो प्राइस था करीब 25 से 30 रुपए था। बेशक, लेकिन आज के दौर में 1 GB का प्राइस करीब घट के 9 या 8 रुपए हो गया। यानी कि इंटरनेट सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेट आपको गांव देहात में भी इंटरनेट मिलेगा। लोग इंटरनेट के जरिए से अपने रोज़मर्रा के जितने काम हैं वो सारे अंजाम दे रहे हैं और जितने सारी जो चीज़ें लोगों को ज़रूरत पड़ रही है वो काम कर रहे हैं और हम इंटरनेट के जरिए से एक दूसरे को जान पा रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक तरीके से डिमांड बढ़ गया। और इसी डिमांड के वजह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लोग, मुख्तलिफ शोबे के लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और इससे कुछ मुस्तफीद होकर अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं। होता मतलब ऐसे तो बहुत सारे कैरियर्स हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी इस वजह से सबसे ज़्यादा नाम लिए जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान के बेहद करीबी चीज़ें हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपको ये कहूँ कि एक ज़माना था जब ट्रैफिक सिग्नल के पास एक हवलदार खड़ा हुआ था और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स लग गए हैं, ना सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स लग गए हैं, उस पर कैमरेज लग गए हैं। आप सिग्नल ब्रेक करते हैं तो आपकी फोटो ऑटोमेटिक लेके, लेकिन पहले पुलिस ऑफिसर खड़कर ये फोटो लेता था। लेकिन कैमरास को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो खुद नंबर प्लेट्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसको लेंगे। वो जो फोटो है उसको फोटो लेके आपके जो भी चालान वगैरह वो कर लेंगे। और रही बात साइबर सिक्योरिटी की, ये साइबर सिक्योरिटी एक, अगर मैं ये कहूँ कि एक हमारी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जिस हिसाब से हैदराबाद में और तेलंगाना में या पूरे ऑल ओवर इंडिया ऑन ए डेली बेसिस, खाली हैदराबाद के अंदर की बात बोल रहा हूँ मैं, पिछले दिन एक वकील साहब से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि डेली बेसिस पे सिर्फ हैदराबाद के अंदर 1000 से 1500 साइबर कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो इंसान को मजबूर कर रही है कि ये चीज को जाने समझे। अगर इस चीज को नहीं जानेंगे हम, अगर इस चीज को नहीं समझेंगे हम, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। अपने नाजरीन को यही बात बताने के लिए आज हमने ये जो एपिसोड है इसका ख़ास यहाँ पर हमने ये पेशकश की है। साथ में हम जानते रहेंगे कि इस फील्ड में कैरियर के क्या ख़ास मौक़े हो सकते हैं, और साथ में जो अहम मालूमात है साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम मसनूई ज़हानत के नाम से जानते हैं, उसमें हमको किस तरह से सावधान रहना है, क्या क्या हमको ज़िम्मेदारियाँ बरतनी हैं। मैंने आपसे पूछा था कि जो 12th क्लास के तलबा हैं, उसके बाद वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, उनके लिए मैं आपसे दूसरा सवाल जानना चाहूँगा कि जो
इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी में ख़ास तौर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से हम बाद में बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैरियर के क्या ख़ास मौक़े हैं और किस तरह से वो अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अगर आप अपनी क्या बोलना चाहिए कैरियर अगर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाह रहे हैं तो ना सिर्फ आपको पढ़ाई की ज़रूरत है बल्कि आपके अंदर भी कुछ आपको क्या बोलना चाहिए सलाहियतें पैदा करनी होगी। पहली सलाहियत जो आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, जो होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अगर अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, वो ये है कि आपके पास सब्र का सबसे ज़्यादा लेवल हो बनिस्बत दूसरों के, और आपके पास चीज़ों को एनालिटिकल अंदाज में समझने की सलाहियत ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ ये कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो रैपिड हो, यानी कि आप प्रॉब्लम को समझें और उसको इसी वक्त किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। पहली चीज़ अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट में हैं और अपना कैरियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाह रहे हैं, वो लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं, IIDS ले सकते हैं या IT ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो सब्जेक्ट्स वो लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब वो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लें तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनको लिनक्स आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। काली लिनक्स स्पेशली आनी चाहिए। उसके साथ साथ और थोड़े टूल्स हैं जो उनको दौरान इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरी दुनिया में इसको सर्टिफिकेशन या कहे या फिर ये कहिए कि इसको माना जाता है। पहला कोर्स है EC काउंसिल का, दूसरा कोर्स है CompTIA का। ये दो ऐसे कोर्सेस हैं जो पूरे अक्रॉस द ग्लोब ये कोर्सेज को माना जाता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ी रहनुमाई फरमाइए। हो सकता है हमारे कुछ नाजरीन होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और आपने जो दो कोर्सेज बताए जी, तो इन कोर्सेज को वो शायद करना चाहते हों तो उनके लिए क्या रहनुमाई फरमाएंगे, किस तरह का प्रोसीजर है, किस तरह से इसकी शुरुआत करनी है, किस तरह से फॉर्म भरना है। जी, पहली चीज़ तो ये है कि मैं अक्सर जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं पहली चीज़ ये इस बात से डरते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, हमको प्रोग्रामिंग से थोड़ा डर लगता है, हम प्रोग्रामिंग नहीं करना चाह रहे हैं। उनके अंदर एक शक व शुबात रहते हैं और एक उनके अंदर एक डर रहता है, जैसे मैथमेटिक्स को लेके एक डर है। इसी तरह से मैंने अक्सर देखा है कि जो कंप्यूटर साइंस के तलबा होते हैं उनमें प्रोग्रामिंग को लेकर बहुत खौफ होता है। इस बात पर हम आएंगे, पहले आप अपनी बात ये मुकम्मल कीजिए। जी, दरअसल बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर ये लोग कोर्स करना चाह रहे हैं तो EC काउंसिल के तहत आप उनके जो मुख्तलिफ कोर्सेस हैं, अलग अलग लेवल के कोर्सेज हैं जहाँ पे आप सिक्योरिटी लेवल पर दे सकते हैं, डेटा इंजीनियर की तरफ से जा सकते हैं, सिक्योरिटी क्या बोलना चाहिए इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट है उस तरफ जा सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है उस लेवल पे आप जा सकते हैं। तो इसके जो मुख्तलिफ जो लेवल हैं, जो पहला लेवल होता है वो है सिर्फ सिक्योरिटी का लेवल होता है। दूसरा लेवल वो होता है जहाँ पे लोग सिक्योरिटी के साथ साथ पे जो मुख्तलिफ जो शोबे होते हैं, जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गई या फिर डेटा एनालिटिक्स का जो फील्ड है, इसमें साइबर सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करने की जो चीज़ें होती हैं उसके कोर्सेज होते हैं। फिर उसके अलावा जितने अलग चीज़ें हैं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप एक बार आप जब इसमें आ जाएंगे तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा आप इसमें जान सकते हैं। ओके, जनाब मोहम्मद रहमत अली साहब, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर करके जब हम बच्चों से पूछते हैं, जो लोग जिनका रुझान साइंस की तरफ होता है, या कहिए एक तहकीक बताती है कि तकरीबन 5 में से 4 बच्चे जब हम कहते हैं कि बेटा क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उस तरफ उनका रुझान होता है। उसमें से एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और आजकल तो जो पिछली 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से कहिए जो कंप्यूटर साइंस की तरफ रुझान बढ़ा है, तो बच्चे उस तरफ भी जाने लगे हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि नीट की तैयारी जो काउंसलर्स हैं, और आप भी एक एकेडमिक काउंसलर हैं, वो लोग कहते हैं कि बच्चे को नीट की तैयारी 5वीं 6ठी क्लास से कराइए, 5th 6th क्लास से, ताकि वो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया उनको मिल सके। जो लोग कंप्यूटर साइंस को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अभी 5th क्लास में या 6th क्लास में या 7th में हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? जैसे मुल्क में बहुत बड़े बड़े IIIT है, IITs हैं, हमारा टारगेट एक छोटे लेवल पर नहीं होना चाहिए, एक बड़े लेवल पर सोचना चाहिए। तो अगर वो एग्ज़ाम वो क्रैक करने के ताल्लुक़ से उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को हमें ये एग्ज़ाम क्रैक कराना है और उनका बच्चा भी कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी में अपना नाम रोशन करे, तो उनके लिए आप
किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? पहली चीज़ तो इसमें ये है कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जी। या क्या बोलना चाहिए, इंटरेस्ट बता रहे हैं, अपना इंटरेस्ट है वो करना चाह रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर्स, बेसिक जो कंप्यूटर्स है वो सिखाना बेहद ज़रूरी है। ओके। मैं मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेज में गया हूँ, लोगों से मतलब एज एन एग्जामिनर भी गया हूँ, एज ए काउंसलर भी गया हूँ। ठीक है। ये बात मैंने जो गौर की है वो ये है कि अक्सर ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग तक के लेवल तक आ गए लेकिन उनको कंप्यूटर्स बेसिक ऑपरेट करना नहीं आता। बेशक। जो लोग साहिब इस्तात हैं वो लोग कंप्यूटर खरीद लेते हैं और कंप्यूटर से कुछ इंटरेक्शन वगैरह करके या फिर कंप्यूटर को चलाना सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर जो हमारी मतलब क्या बोलना चाहिए, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, कंप्यूटर से एकदम वाकफियत नहीं है उनकी। बेशक। पहले ज़माने में एक, अगर हम आपकी एक बात ये कह दूं कि पहले ज़माने में अनपढ़ का जो मतलब होता था वो ये था कि बच्चे जो आदमी या जो शख्स लिखना नहीं और पढ़ना नहीं जानता उसको अनपढ़ कहा, इलिटरेट कहा जाता था। बेशक। लेकिन आज की जो जदीद जो क्या बोलना चाहिए जो कहावत है वो इस तरीके की हो गई है कि अगर किसी इंसान को अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता तो वो अनपढ़ के मतलब कैटेगरी में आता है। तो कंप्यूटर आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी हो गया है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, पहला काम ये करें कि उनको बेसिक कंप्यूटर्स पहले माइक्रोसॉफ्ट सिखाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाएं, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ उनको MS DOS भी सिखाएं। क्योंकि अगर MS DOS सीख लेंगे तो आगे चल के उनको लिनक्स वगैरह जो क्या बोलना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस्तेमाल करने के लिए आसानी होगी। दूसरी जो चीज़ उनको करनी है वो ये है कि ना सिर्फ कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ना है, उसके साथ साथ जितने अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आगे चल के उनको काम आने वाले हैं, जैसे कि आपका कहा जाए कि अगर कोई डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स का जो हो, जैसा एक्सेल है, एक मानो में अगर मैं कहूँ, अगर एक्सेल को अगर अच्छे से जान लेंगे तो कंप्यूटर डेटा एनालिटिक्स के लिए एक पहला कदम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अगर कोई अगर और ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंप्यूटर साइंस में, तो आजकल के जो ICSE सिलेबस है, जो CBSE सिलेबस है, उसमें 10th क्लास में ही C लैंग्वेज को इनकलकेट कर दिया गया है। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जी। C लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है, C++, ये अगर सीख लें तो उनको इंजीनियरिंग में और ज़्यादा आसानी होगी। अगर C लैंग्वेज सीख लिए तो C++ की तरफ जाएं, अगर C++ अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो जावा की तरफ जाएं। आज को जो मौजूदा दौर का जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है पाइथन की। तो पाइथन सीखना बेहद ज़रूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग शोबे में अगर आपको जाना है, यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप पाइथन सीखना ज़रूरी है, क्योंकि पाइथन एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर शोबे में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, हर जगह इसको एज अ पार्ट लिया जा रहा है। ओके। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैरियर लाइफ और आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही ख़ास है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से। आपके सवालात के जवाब देने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद रहमत अली साहब, जो कि आपके सवालात के जवाब देंगे और आपको साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से कीमती मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद आपको बताएंगे कि आजकल जो साइबर सिक्योरिटी के जो फ्रॉड्स हैं वो हो रहे हैं, उससे किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह से हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है। हम लोग सभी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी के जो ख़दशात हैं, जो ख़तरात हैं, वो बहुत बड़ी हद तक बढ़ गए हैं। हमारे नाज़रीन को बताइए कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि ये फ्रॉड हो गया, किसी के पास मोबाइल पर कॉल आई, उनसे कहा गया कि भाई आपका कोई पार्सल आया है या आपके कोई भाई को या बहन को कुछ ख़तरा है, और वो लोग परेशान हो जाते हैं, जिसको कि हम डिजिटल हैकिंग बोलते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से जो ख़तरात हैं वो क्या हैं और किस तरह से हमें उन ख़तरात से सावधान रहने की ज़रूरत है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और ये मौजूदा दौर में लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ठीक है।
ये चीज़ है क्या जो आपने कहा डिजिटल अरेस्ट के बारे में, पहले उसके ऊपर मैं बात करने से पहले ये चीज़ बोल दूं कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को उस वक्त तक ठगा नहीं जा सकता जब तक वो खुद अपनी तरफ से रजामंदी ना दिखाए। ये बात नोट कर लीजिए कि उस आदमी को क्या मुझे बोलना चाहिए कि साइबर थ्रेट जब तक नहीं हो सकता जब तक वो इंसान खुद अपनी तरफ से रजामंदी ना दिखाए। होता ये है कि अक्सर जिन लोगों के पैसे चले गए या फिर जिन लोगों के पैसे जाने वाले हैं, या तो लोग अपना OTP किसी से शेयर करते हैं, या नहीं तो उनको ऐसी कॉल आती है जिसके ऑन बिहाफ उनसे OTP को कोई चीज़ है वो पूछा जाता है। होता ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। जिस तरीके से एक आदमी पर नज़र रखी जाती है कि इस आदमी के क्या बोलना चाहिए नक्शनुमा क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ रोज़ डेली बेसिस पे करता है, वो सब करने के बाद ही किसी को अटैक किया जाता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आज आपसे मिला मैं, कल आपके ऊपर मैं साइबर अटैक नहीं कर सकता हूँ। होता ये कि एक इंसान को एक अरसे तक ऑब्जर्व किया जाता है, फॉर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको देखा जाता है, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया जाता है। जैसा कि आपने बात कही कि आपके भाई खदशे में, आपके बहन खदशे में, जो आपने बात कही वो होता इस वजह से है कि अगर एक आदमी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है तो वो ये चाहता है कि उनका जो बच्चा, उनका जो रिलेटिव है एकदम उनसे क्लोज रहे, उन पर कोई आंच ना है। तो ये चीज़ को इस्तेमाल करके लोगों को डराया जाता है। इसको कंप्यूटर के ज़बान में कहा जाता है स्केयरवेयर, यानी कि डरा के किसी चीज़ से कोई चीज़ हासिल कर लेना। अब रही बात ये चीज़ें होती क्यों हैं, होती इस वजह से हैं क्योंकि इंसान अपनी जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है और अपनी जो सोशल लाइफ होती है इसमें लाइन डिवाइड नहीं करता। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी के बारे में अगर आपको जानना है तो इंटरनेट पे 3-4 सर्च कर लीजिए, उस आदमी की पूरी शख्सियत के बारे में मालूम हो जाता है। मिसाल के तौर में आपकी एक छोटी सी बात कहूँ कि मेरे घर के करीब एक साहब थे, उनके लड़की के लिए कुछ रिश्ता आया था, तो उन्होंने इंटरनेट पे 5-6 सर्च डाल के उनकी लिंक्डइन हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ चेक कर ली। इंसान का पूरा डेटा मालूम हो गया कि क्या चीज़ है, कैसा है। दूसरी चीज़ है कि इंसान अगर बैंक का फ्रॉड होता हो या फिर किसी से पैसे जब्त किए जाते हो तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि या तो इंसान ने किसी से अपना OTP शेयर किया या किसी से पासवर्ड शेयर किया, तब तक इंसान के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे। अब रही बात डिजिटल अरेस्ट की, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत अहम फहम बात हो गई। यानी कि आज मतलब अगर आप फ़ोन उठा कर बात भी कर रहे हैं तो आपको छोटे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम ना बने। ये डिजिटल अरेस्ट होता ये है कि एक इंसान को डराया जाता है कि आपके फलाना जगह पे फलाना चीज़ हो गई है, आपका पार्सल अटक गया है, आपको इतने पैसे देंगे, फलाना दिएंगे। तो अगर आपको इस तरीके से कभी ऐसा कॉल आती है तो पहला काम ये करें, जो आदमी आपसे, जो शख्स आपसे कॉल कर रहा है उसके पूरे क्रेडेंशियल्स दें। उसका नाम क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट ID क्या है, अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो कौन से स्टेशन में पोस्टेड है वो, और उसके साथ साथ ये भी मालूम कर ले कि वो स्टेशन में उसकी पोजीशन क्या है। फिर वो इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे ये कहें कि मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, 2 मिनट के बाद कॉल करिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके आपसे वापस बात करूंगा। अगर आप ऑथराइज पर्सन होंगे तो वापस कॉल करेंगे, अगर आप मतलब कोई फ्रॉड आदमी होंगे तो जाहिर सी बात है फिर से वो कॉल नहीं करेंगे। ये पहला स्टेप है जहां से आप बच सकते हैं। अगर आप फिर भी इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं आप कॉल नहीं कट करूंगा, आप वो सारी चीज़ें वो कर लें, तो आप ये कहें कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पुलिस ऑफिसर से आपकी बात कराऊंगा, जो भी बात होगी मैं वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे सबमिट करूंगा। क्योंकि आपका जो ज्यूरिडिक्शन है लोकल पुलिस स्टेशन पे आता है, कोई इंटरनेशनल चीज़ होती नहीं है। तो आप लोकल पुलिस स्टेशन जाके चीज़ों को कंप्लेन करेंगे, लोकल पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन लेंगे और लोकल पुलिस स्टेशन को ही वो केस ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये पहला स्टेप है जिससे आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। दूसरा जो अहम जो चीज़ आपको करना है वो ये है कि कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस वक्त तक शेयर ना करें जब तक आप सामने वाले की आइडेंटिटी को कंफर्म ना कर लें। मिसाल के तौर पर मुझे बैंक से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि आपकी KYC अपडेट करना है, आपको ऑनलाइन ही करना है, तो आप उसको ऑनलाइन उस वक्त मत करिए। आप जाकर नियरेस्ट जो आपका जो भी जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है उसके मैनेजर से बात करके कहिए कि मुझे कहा गया कि KYC अपडेट करने के लिए क्या मुझे ज़रूरी है KYC अपडेट करना। अगर वो कहा जाए कि KYC अपडेट करना ज़रूरी है तो आप इन पर्सन इन हैंड जाकर आप KYC अपडेट करिए। दूसरी अहम गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है, जो डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा मामला वही होता है कि एक बार हमारी सिम गुम गई तो हम नई सिम खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ा क्या बोलना चाहिए जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये, अगर आप सिम अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इस बात का याद रखिए कि जो पुरानी सिम आपकी जो थी उसको सबसे पहले ब्लॉक करवाइए। ब्लॉक करवाने के बाद नई सिम लीजिए, और ज़रूरी अगर समझते हैं तो एक पुलिस कंप्लेन भी लॉन्च करके आप अपने जो नियरेस्ट क्या बोलना चाहिए
सर्विस प्रोवाइडर है उसको ले आकर सबमिट कर दें। दूसरी अहम चीज़ ये करिए कि अपने फ़ोन नंबर्स को रिपीटेडली बदलिए मत, एक ही फ़ोन नंबर पर रहिए। इससे होता ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन जो किसी लोकल सेलर को दे रहे हैं, हो सकता है वो लोकल सेलर वो इन्फॉर्मेशन किसी और को बेच दे। एक बात मैं आपको ये कह दूं, बड़ी खौफनाक बात है अगर आप इसको समझेंगे, तो ये है कि जो आपका आधार कार्ड का जो डेटा है वो क्या बोलना चाहिए, सोसाइटी में बिकता है, इंडस्ट्री में बिकता है, ये बिकता है। ये एक एक रिकॉर्ड को 5 रुपए 10 रुपए में लोग खरीदते हैं। और ऐसे मेरे पास अगर 1000 रिकॉर्ड है तो मैं 10 कंपनी को अगर ये चीज़ें बेच दूं तो मुझे खाली बैठे बैठे ही पैसे आ रहे हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन जो आप आधार कार्ड पर मौजूद है वो आपकी पर्सनल ज़ाती इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग एक ईजी वे इन गोइंग में छोड़ देते हैं। जैसा कि आपका क्या बोलना चाहिए, एयरप्लेन का टिकट हो गया, आधार कार्ड किसी को दे दिया आप, बगैर वो करे कि मतलब कौन है क्या है। मिसाल के तौर पे कोई कोर्स सीखने के लिए जा रहे हैं आप, या कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि आप आधार कार्ड सबमिट करिए। आप आधार कार्ड तो सबमिट करेंगे उनको, लेकिन इस बात का ख्याल ये रखिए कि उनके सामने स्ट्राइक डाउन करके लिखिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द रीजन यू आर सबमिटिंग। ये सबमिट इस वजह से करिए क्योंकि स्ट्राइक डाउन डॉक्यूमेंट को कोई दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी जरूरी है। आप अपने आधार जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसके सामने, ऑफिसर के सामने रखिए। अगर आपसे कोई पुलिस ऑफिसर आके आपको कोई डॉक्यूमेंट पूछ रहा है तो उसको ये कहिए कि मैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूं आपको, आपके सामने स्ट्राइक डाउन करके लिखूंगा कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अ न्यू सिम, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ये फलाना। तो उसके लिख के सामने आप दे देंगे तो होता यह है कि आप भी इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी और जो आदमी ले रहा है उसको किसी तीसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके ओके, ये बेहद जरूरी है। नाज़रीन, ये बहुत ही प्रोफेसर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात हमसे शेयर की है कि जब भी आप अपना आधार कार्ड या पैन नंबर दे रहे हैं किसी को किसी ताल्लुक़ से इस्तेमाल करने के लिए, तो उस वक्त उसको स्ट्राइक करके पेन से उस पर लिख दीजिए कि आई एम यूजिंग दिस आधार कार्ड कॉपी फॉर टेकिंग सिम पर्पज़ या फॉर बैंक पर्पज़, या जो आपका पैन नंबर है आपने किसी को दिया है उसका ज़ीरोक्स कॉपी, तो उस पर जो आपका मकसद है आपने किस लिए दिया है उस पर लिखेंगे। तो वो लोग जो होंगे जो साइबर सिक्योरिटी के मामलात हो रहे हैं, आपके उस आधार कार्ड को या आपके उस पैन कार्ड को आगे किसी दूसरे ताल्लुक़ से एक ख़राब काम के लिए या उसका मिसयूज़ करने के लिए वो लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप इससे पहले जैसे बात कर रहे थे कि डेटा जो प्राइवेसी है, तो आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से जो क़वानीन हैं वो डेटा प्राइवेसी के लिए वो ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं, या उसमें और बदलाव की ज़रूरत है? बड़ा मतलब ये कहिए कि ये सवाल हमारी क्या बोलना चाहिए लॉ से वो ज़्यादा करीब है। इसको कहा जाता है कंप्यूटर ज़बान में साइबर लॉ। और साइबर लॉ वो चीज़ होती है जो एक इंसान को कंप्यूटर या इस्तेमाल करने के लिए, इंटरनेट इस्तेमाल करने के जो क़वानीन हैं वो सारी चीज़ें बताती हैं। इंडिया में क़वानीन तो मौजूद हैं, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड या साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड कई सारे क्राइम, कई सारे लॉस है, लेकिन ये क़वानीन इम्प्लीमेंटेड नहीं है, फुल फ्लैश इम्प्लीमेंटेड हमारे इंडिया में नहीं है। और दूसरी अहम चीज़, क्योंकि हमारा जितना आईटी में जो काम होता है वो यूएस यूके वगैरह का होता है, तो उनके लॉस हम पर इम्प्लीमेंट होते हैं, उनके जितने सारे लॉस हैं वो हम पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो हम उसी लॉस को हमारे लॉस समझकर चल रहे हैं। और क़वानीन की जहाँ तक बात है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ भी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ भी आप इंटरनेट पे खोज रहे हैं, वो सब चीज़ें इंटरनेट पे मॉनिटर होती हैं। जहाँ तक आपने बात डेटा प्राइवेसी की कही, तो एक बात मैं आपको ये कह दूं, कुछ दिन पहले ये बात हुई थी कि व्हाट्सएप को छोड़कर लोग सिग्नल पे वापस आ जाएं या सिग्नल पे आ जाएं। उसका मकसद अक्सर लोग नहीं जानते। मकसद मतलब उसका जो मेन रीज़न था वो डेटा प्राइवेसी ही था। प्राइवेसी ये थी कि आप अगर अब जो मुख्तलिफ जो मतलब ऑडियो वीडियो कॉलिंग ऐप्स है, जो आपको कॉल्स कट करते हैं तो आपको कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो व्हाट्सएप का जब व्हाट्सएप बना था, वो लोग ये डिसाइड करे थे कि उनकी कंपनी की पॉलिसी ये थी कि हम इस चीज़ को किसी बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको कोई क्या बोलना चाहिए एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, फिर बिजनेस आगे बढ़ा, तो व्हाट्सएप के जो जिम्मेदार जो लोग थे वो लोगों ने कहा कि हम भी अब थोड़े एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, लेकिन सेलेक्टेड एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। सेलेक्टेड एडवर्टीजमेंट यानी कि जब मैं मेरे वालिद साहब से बात कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आएंगे। जब मेरी वालदा से बात कर रहा हूँ मैं तो मुझे खाने पीने की चीज़ें बताएंगी। जब मेरे दोस्त से बात
कर रहा हूँ तो घूमने फिरने के साथ जो सारी चीज़ें हैं वो बताए जाएंगे। तो ये एक मानो में जब मैं मेरी माँ से क्या बात कर रहा हूँ, मैं मेरे बाप से क्या बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब से क्या बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त से क्या बात कर रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में सिर्फ 2 लोगों को मालूम होना चाहिए, किसी तीसरे आदमी को मालूम होना नहीं चाहिए। ये एक डेटा प्राइवेसी का ब्रीच है। ये डेटा प्राइवेसी का एक ब्रीच माना है, ये डेटा प्राइवेसी एक ब्रीच है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये डेटा ब्रीच की तरफ ले जाती हैं। और अहम चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये है कि जो हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हमको सिर्फ उस वक्त तक है, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात सुन रहे हैं, तो इसी लेवल के अंदर ही डेटा क्या बोलना चाहिए, एनक्रिप्टेड हो गया। जैसा ही मेरे पास डेटा आ गया मेरे लोकल डिवाइस में, उसके बाद डेटा एनक्रिप्शन काम नहीं करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर कई सारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए। तो कैसे लीक हुए? जब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहा तो लीक कैसे हुए? एक बात यह है कि व्हाट्सएप मैं जो बोल रहा हूं अब और आप सुन रहे हैं, इसी लेवल तक ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। एक बार मैंने सुन ली, आप एक बार मैंने बोल दिया, व्हाट्स एंड टू एंड एनक्रिप्शन खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें ये डेटा प्राइवेसी का एक पार्ट है। इसके साथ साथ डेटा प्राइवेसी और एक चीज हमको जो बेहद जरूरी है वो ये है कि हम जो भी सोशल मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना डालें। आपका मतलब सिर्फ नाम डाल दीजिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो चीज़ है वो डालिए। उसके ज़्यादा आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप जो नाजरीन फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उनको हर 1 साल हर थोड़े दिन में एक नोटिफिकेशन आता है कि 3 साल पहले आप इस जगह पे थे, 2 साल पहले इस जगह पे थे। यहाँ नहीं कि जो आपका सोशल मीडिया जो चला रहे हैं उसको हर चीज याद है, आपको वो चीज याद नहीं है। तो ये बेहद जरूरी है आपको जानना, ये डेटा प्राइवेसी का ब्रीच है। यानी कि आप 1 साल पहले कहाँ गए थे किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जाकर आए, आपने कुछ फोटोज वगैरह डाली, लेकिन अब आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों गए थे, किस वजह से गए थे। एक मानो में डेटा ब्रीच ही हुआ है। ओके। तो ये बताइए मुझे कि जो ये साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक से इससे पहला वाला जो सवाल था, तो उसके अंदर एक आम फहम ज़बान में जो हमारे नाजरीन से कहना चाहेंगे, बुलेट पॉइंट्स में बताइए क्या क्या इन ख़तरात से बचने की ज़रूरत है। सपोज़ अगर अक्सर करके हम देखते हैं अननोन नंबर से हमारे व्हाट्सएप पर कॉल आती है जी, और हमने अक्सर करके सुना है कि जो हमने पढ़ा और रिसर्च और तहकीक भी कहती हैं कि जिन लोगों ने उस व्हाट्सएप कॉल को रिसीव किया उसके बाद वो एक बड़े स्कैंडल में उन्होंने उनको फंसा दिया। फिर वो लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई आपकी इस तरह की कुछ इमेजेस हैं जो हमारे पास हैं। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा, अक्सर करके हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल पे कॉल रिसीव होती है और वो हमसे कहते हैं कि भाई ये जो है आपका जो मोबाइल था वो एक गलत कॉल के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो बुलेट पॉइंट्स में हमारे नाजरीन को बताइए कि किस तरह से वो इन चीज़ों से बच सकते हैं ताकि वो इसको जहन नशीन कर लें और इस तरह की उनको कोई परेशानी आगे चल के पेश ना आए। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने जो बात कही। पहली बात मैं ये कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये बात कहूँ तो मतलब कुछ गलत ना हो जाएगा कि स्मार्टफोन से थोड़ा एहतियात करिए। कोई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जल्दी से अप्लाई मत करिए। पहले टेक्नोलॉजी क्या है, किस लेवल पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका आउटकम क्या होने वाला है, ये जानने के बाद ही वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अहम जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि अननोन जितने भी कॉल आ रहे हैं वो कॉल्स, हर कॉल्स आपको उठाना ज़रूरी नहीं है। कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जिनको आप खामोश होना ज़रूरी है। जैसे कुछ नंबर्स आते हैं +92 प्लस किसी और नंबर से आते हैं, और जितने कॉल्स इंटरनेट से आते हैं उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको जानने वाला शख्स होगा तो आपको पर्सनली कॉल कर लेगा या फिर आपको पर्सनली मैसेज कर लेगा। ठीक है। तीसरी अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अपना फ़ोन नंबर मतलब जर्नल पर्पस के लिए बांटिए मत। मतलब अगर कोई अच्छा आदमी होगा तो फ़ोन नंबर लेकर रख लेगा, अगर मुझ जैसा आदमी अगर कोई रहेगा जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपनी महारत रखता हो तो वो आपका नंबर लेके आपकी पूरी तहकीक, आपकी क्या बोलना चाहिए, अगर हिंदी में अल्फाज जिसको बोलते हैं जन्म कुंडली आपकी पूरी निकाल लेगा। निकाल लेकर फिर आपको कॉल करना शुरू करेगा, फिर आपकी मेंटालिटी समझ के हिसाब से काम करेगा। और अक्सर जो आज के जो नौजवान हैं वो इस चीज़ का बहुत बड़ा शिकार बन रहे हैं। वो ये है कि किसी का कॉल आता है, वो लोग उनसे बात करते हैं, बात करने का इस लेवल तक बात हो जाती है कि मतलब जो शर्म हया जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है उनके लिए। फिर एक बार वो शर्म हया एक बार ख़त्म हो गई तो मान लीजिए कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उनके जो सामने वाला जो शख्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरे जितने सॉफ्टवेयर वगैरह है उससे अपनी हुलियत, अपनी आवाज़, सब चीज़ बदल के सामने वाले से बात कर रहा है। पहले होता यह था कि लोग
खाली सिर्फ आवाज़ बदल के बात करते थे, लेकिन आजकल तो लोग इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जब रिकॉर्डिंग जब टीवी पे आएगी तो मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं रहूंगा, कोई यहाँ पर ओबामा बैठ के बात करेगा, कोई और बात करेगा, और उसकी जो टोन है, उसका जो अंदाज है, उस लेवल पे बात करेगा। तो ये जो चीज़ है उसको कहते हैं हनी पॉट, यानी कि किसी को पैसे के लालच में या कुछ आप कोई चीज़ दे के फंसाने को हनी पॉट इसको कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आज के नौजवानों में अक्सर ये चीज़ हो रही है। खल मिसाल के तौर पे एक बात ये कहूँ, पिछले महीने एक औरत जो नोएडा की थी, उसने करीब 30 लाख रुपए ऐसे लोगों को पे कर दिए। लास्ट में उसने सुसाइड नोट लिख के कहा कि अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। उसकी सिर्फ गलती ये थी कि उसने अपने कुछ पर्सनल फोटोज अपने किसी दोस्तों को फॉरवर्ड किए थे, और वो फोटोज इस अलग अलग जगह पर चले गए, और उसको हरास किया गया कि और हरासा किया गया कि अगर तुम इतने पैसे ना पे करोगे तो तुम्हारे फोटोज इधर इधर चले जाएंगी। तो अपने जो पर्सनल डेटा है उसको हिफाजत से रखिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। एक बहुत ही एक ज़मीनी सवाल है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर से सबसे जो वालिदैन होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को अपना जो मोबाइल है वो दे देते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं आजकल, तो देखिए आप, जो तहकीक कहती हैं कि 3 साल 4 साल में बच्चे वो मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर कभी कभी वो लोग आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह भी पूछते हैं। तो उस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से रहनुमाई करना चाहेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जाए? और ख़ास तौर से आप कंप्यूटर में महारत रखते हैं, आपने इतना नाम किया है, इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं, किताबें हैं माशाल्लाह आपकी, तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो ख़ास तौर से उनका जो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे, क्या कहना चाहेंगे कि कितने कीमती ये औकात हैं जिसको कि हम पढ़ाई लिखाई में हमें सर्व करना चाहिए, ना कि मोबाइल देखने में? जी, आपकी बात को मैं 2 मुख्तलिफ बातों से शुरू करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आजकल के जितने वालिदैन हैं वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन इस वजह से करवा रहे हैं कि मेरे बच्चे को लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, इसको बोलना सिखाओ। ठीक है, इसको बोलना सिखाओ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो जनरेशन है या मेरे से पहले वाली जो जनरेशन थी, अगर मेरे वालिद साहब को अगर मैं आईफोन दे के ये कहूँ कि इसमें से एक मैसेज टाइप करके अपने दोस्त को भेजिए, तो उनको करीब मैं समझता हूँ 15 से 20 मिनट लगेगा। आईफोन अनलॉक करना है, फिर उसको क्या बोलना चाहिए, मैसेज टाइप, पहले मैसेज का आइकॉन ढूंढना, मैसेज लिखना। लेकिन वो सेम चीज़ अगर आप 2 साल के बच्चे को 1 साल के बच्चे को दे दो आईफोन दे के, ये सारी चीज़ें आप मेरे दोस्त ये नंबर पे मैसेज भेजना है, कुछ भी मैसेज भेजना है, तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट वो चीज़ को कर लेगा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से इस हद तक जुड़ गए हैं कि हमारी वो चीज़ जीन्स में आ गई। वो चीज़, हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो जीन्स में आ गई। अब दूसरी जो अहम जो चीज़ जो बच्चे स्क्रीन टाइम बढ़ गया वो ये है कि अगर बच्चा कुछ गलती करता है या फिर अब वालिदैन क्योंकि माँ और बाप दोनों कमाने के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को वक्त नहीं दे सकते, तो करते ही हैं कि जब भी बच्चा रोता है तो उसके हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे देते हैं। तो बच्चा बचपन से उसी चीज़ का आदी हो गया, इस वजह से उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अब दूसरी अहम चीज़ मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत शॉकिंग है, वो ये है कि जितने दुनिया के मिलियनियर बिलियनियर्स हैं उनके बच्चे 18 साल तक कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि वो खुद टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं, वो लोग कोई अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने नहीं देते, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे हैं कि इंसान की जो ज़हनियत है वो सबसे अफजल और सबसे ऊपर है। लेकिन हम जितने सारे जो बच्चे जो टेक्नोलॉजी के चक्कर में हैं या फिर अपने आप को सबसे अलग बताने के उसमें अपनी जो जहानत है, अल्लाह ताला ने जो जहानत दी है उसको कम करके दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मेरे घर के करीब एक किराना स्टोर है, उनसे कोई सामान लेने के लिए गया मैं, तो उन्होंने पूरे सौदे की जो सामान था उसका कैलकुलेशन ऐसा उंगली रख के करते बता दिए गए। लेकिन मेरे को जब कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया तो मैं सबसे पहले कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करने लगा। वजह यह है कि हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूं, वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन 6, 7, 10th क्लास तक पढ़े हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हूं, लेकिन जो उनको जो पढ़ाया गया है वो जहनी तौर पर पढ़ाया गया है, मतलब वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं अपने जहन से पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो जहन से नहीं, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट चीज़ों पे पढ़ रही है। तो इस वजह से लोगों, जाहिर सी बात है, स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा। अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है आप एक जगह पर रुक नहीं सकते। और दूसरी अहम चीज़ ये हो गई है कि इंसान का जो कंसंट्रेशन लेवल जो पहले हुआ करता था, यानी कि लोग किताबें पढ़ते थे, किताबें लिखते थे,
लेकिन इसके बाद एक दौर आया जहां पे लोग डॉक्यूमेंट्री सुनना शुरू करें, क्योंकि पूरी किताब पढ़ नहीं सकते तो डॉक्यूमेंट्री लेवल पे आए, फिर डॉक्यूमेंट्री लेवल से फिर शॉर्ट वीडियोस पे आए। अब हालत इस लेवल पे है कि हम 15 सेकंड से ज़्यादा कोई वीडियो है तो उसको स्क्रॉल अप कर देते हैं। यानी कि हमारा जो जहन का जो वेटिंग टाइम है या जो कंट्रोलिंग टाइम है 15 से 30 सेकंड का हो गया है। तो इस वजह से हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया, और कोई एक टॉपिक नहीं, मल्टीपल टॉपिक्स लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और मल्टीपल टॉपिक्स लोग देख रहे हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है अगर आपका अपना स्क्रीन टाइम अगर कम करना है। जिस तरीके से एक ज़माने में सिगरेट एक बहुत बड़ी वबा बन गई थी, आज के दौर में मोबाइल फोन्स और मोबाइल फोन के जितने एप्लीकेशन है वबा बन गई है। लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर जा रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। बेशक बेशक। आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और एकेडमिक काउंसलर भी हैं। आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने शुरुआत में कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से। आपने मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वाज़े भी किया था। लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे जो कैरियर्स हैं, जैसे कि आप ले लीजिए हेल्थ ले लीजिए, बिज़नेस ले लीजिए, दर्स व तदरीस ले लीजिए, जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको नुकसान हो सकता है। जानना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मौजूदा दौर है किस हद तक ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल हमें भी किस हद तक करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और चैट जीपीटी वगैरह पे डिपेंडेंट होने लगे हैं। पहले जैसे कि अगर हमें कुछ रिसर्च करनी होती थी तो हम किताबों का मुताला किया करते थे। आज आप चैट जीपीटी पे जाइए और उसके अंदर वो अल्फाज टाइप कीजिए और आपको वो रिसर्च जो है वो फ़ौरन मिल जाएगी। जैसे कि आप इससे पहले कह रहे थे कि जो किराने की दुकान थी तो वो यूँ करके 1 + 1 + 1 + 1 वो उसको जोड़ के 125 कर देते हैं। तो याद होगा आपको कि 10 तक लिखा होता था एग्ज़ाम में कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। जी बिल्कुल। और हम जो थे वो टेबल्स जो थी, हमें 20 तक की टेबल्स जो थी या फिर जो सम हुआ करते थे हम उसको उंगलियों पे कर लिया करते थे। लेकिन आज के बच्चे अक्सर करके देखने को मिलता है कि आप घर में भी देखिए तो आप उनको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दीजिए तो वो फटाक से या तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या फिर वो उसको अपने मोबाइल पर उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि आने वाले वक्त के लिए उनके लिए सही नहीं है। तो जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, हम सबको इससे ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको बचना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो इन पेशों को या आने वाले वक्त में मैन पावर को नुकसान होने की आप किस तरह से सूरत हाल देखते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? आपने बात जो कही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से, मतलब मैं आपकी थोड़ी बात से थोड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ी अलग राय रखता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ। जी, पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो बात कही कि नुकसानात, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानात हैं, लेकिन नुकसान से ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। ठीक है, वही। क्योंकि हम अक्सर होता ये है कि अगर कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग उसमें खामी निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें बिल्कुल खामी है। लेकिन अगर मैं आप बात इससे शुरू करूँगा कि पहले होता ये था कि इंसान पढ़ता था और मशीनों को काम पे लगाया जाता था। ठीक है, पहले इंसान पढ़ा करता था और मशीन काम पे लगा हुआ रहता था। लेकिन आज हालत ये है कि मशीन्स पढ़ रही हैं और इंसान काम पे लगा हुआ है। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, मशीन को काम करना था, तो जो मशीन पढ़ रही है वो आगे बढ़ेगी, तालीम आगे बढ़ेगी, तालीम जो है वो आगे बढ़ते रहेगी। तो अब ये जो चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्टेज बाय स्टेज बढ़ रही हैं। जैसा कि मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि एक छोटा बच्चा जिस तरीके से लर्न मतलब जो चीज़ को सीखता है उसी तरीके से कंप्यूटर को भी सिखाया जाता है। इसके 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला या 3 शोबों में जिसको डिवाइड किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मिसाल के तौर पर सुपरवाइज लर्निंग उसको कहा जाता है जहाँ पर सामने एक असातिज़ा है, यहाँ पे एक तलबा है, दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। जब भी कोई स्टूडेंट गलती करता है तो उसको जो उनके जो उस्ताद होते हैं ये कहते हैं कि ये गलत है, इसको इस तरीके से पढ़ो। ये होगा सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है जहाँ पे एक शख्स जो है एक काम किया, उसमें कुछ गलती हो गई, फिर अगली बार ये हुआ कि वो सेम काम करने के लिए अगर जा रहा है तो याद रखेगा कि पहले बार मेरे से गलती हो गई थी, इस बार ये गलती नहीं करूँगा। इस टाइप के लर्निंग को कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग।
तीसरी जो टाइप की लर्निंग होती है उसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो चीज़ होती है जब इंसान सीखता है, जब तक बच्चा गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाया उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती कि गर्म है या ठंडा है। तो इसको कहते हैं लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके साथ साथ कई सारे और लर्निंग्स हैं। तो जब कंप्यूटर्स को हम जब सिखाते हैं कि इस तरीके से काम किया जाता है, डेटा को इस तरीके से लिया जाता है, इसको इस तरीके से प्रोसेस करके इस तरीके से आगे आउटपुट दिया जाता है, तो कंप्यूटर को पढ़ रहा है और इंसान उसके पीछे लगे हुए हैं कि किस तरीके से उसको काम पे लगाया जाए ताकि इंसान की जो सहूलत है वो बढ़ जाए। अब रही आपने जो बात कही कि क्या जो नुकसानात है इसके, जो नुकसानात वगैरह जो हैं इसके बेहद हद से, मतलब क्या बोलना चाहूँ, एक शदीद नुकसान जो इंसान को हो रहा है वो ये है कि इंसान अपनी जो कॉमन सेंस है उसको खो दे रहा है। सबसे जो बड़ी जो उसका जो नुकसान है वो ये है कि इंसान अपनी जो कॉमन सेंस है वो खो दे रहा है। इंसान को पढ़ाया इससे जाता है कि उसकी जो नॉनसेंस है उसको कॉमन सेंस बनाया जाए, इसी वजह से उसको पढ़ाया जाता है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो इंसान पढ़ नहीं रहा है, तो उसकी नॉनसेंस को वो लोग कॉमन सेंस समझ रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस वक्त तक इस्तेमाल करें जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, टोटली इस पर डिपेंडेंट ना रहें। यहाँ तक कि जो आपने जो चैट जीपीटी का जो नाम लिया है उससे भी इसके नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ होता ये है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो 100% करेक्ट नहीं है, आप खुद इस बारे में तहकीक कर लीजिए। अब रही बात जनरेटिव एआई की, जनरेटिव एआई वो होती है कि बात से बात जो चीज़ होती है उसको कहते हैं जनरेटिव एआई, यानी कि मैं आपसे कुछ बात कहा, उस बात के ताल्लुक से जितनी सारी बातें होंगी वो आपके सामने लाकर पेश कर दी जाएगी, इसको कहा जाता है जनरेटिव एआई। और चैट जीपीटी इसी पे ही काम करता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी मौजू पे किसी शख्स को बुलाया तो वो शख्स उसी के बारे में बात करता रहेगा, उसी के बारे में बात करते रहेगा। तो इस जो मौजू पे जो रह के जो बात करना है उसको कहा जाता है चैट जीपीटी, यानी कि जनरेटिव एआई जो है इसी के बेसिस के ऊपर काम किया जाता है। जब चैट जीपीटी की बात निकल आई है तो हमारे नाजरीन को इसके ताल्लुक से भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे, तो किस तरह से वो इसका फ़ायदेमंद इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, या जो हमारे तलबा हैं वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो किस तरह से वो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या कुछ रिसर्च उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है, लेकिन फ़ायदा उठा सकते हैं। जी वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कह लिया या जनरेटिव एआई के जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग चैट जीपीटीज़ हैं। चैट जीपीटी जो है ओपन ही है, यानी कि जैसा कि हम लोग जेरोक्स जो कहते हैं, जेरोक्स एक्चुअली कोई चीज़ है नहीं, सही फोटो कॉपी होती है, क्योंकि जो मशीन जो बनाई थी इस वजह से वो जेरोक्स कंपनी थी। इसी वजह से जो जनरेटिव एआई की जो सारी चीज़ें हैं वो चैट जीपीटी की वजह से थी, इस वजह से पूरे ममनुआ तौर पे हम उसको चैट जीपीटी कहते हैं। तो आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी चैट जीपीटी है, यहाँ तक कि आपके व्हाट्सएप जो है उसमें भी चैट जीपीटी है। मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे दूँ कि जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है और आपका जो फेसबुक है, ये तीनों मिलाकर इसको कहा जाता है मेटा। और अगर मार्क जुकरबर्ग को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो एक मेटा वर्ल्ड बनाना चाह रहा है वो, जिसमें इंसान वर्चुअली प्रेजेंट होंगे, वर्चुअली काम करेंगे, वर्चुअली सैलरी मिलेगी उनको। ये बना किस वजह से रहा है ये जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम चीज़ों को जानेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं कैसे। आपका जो फेसबुक है उसमें आपकी पूरी सोशल लाइफ मौजूद है, बेशक। आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर आपकी पर्सनल और आपके जो करीब जो लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, और आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। ये तीन इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए और मैं किसी डेटा सेंटर, अगर मेरी किसी एक मशीन को ट्रेन कर दूं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर दूं, तो मैं किसी भी शख्स के बारे में एक मतलब हुलिया बना सकता हूं कि ये शख्स किस लेवल का है, क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मशीन लर्निंग कह लीजिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, ये जो चैट जीपीटी है उस वक्त तक आपके बारे में नहीं बताएगा जब तक आप उसको अपने बारे में ना बताएं। अगर मेरे बारे में आपको बताना शुरू करा तो तब जाके मेरे बारे में आप तहकीक करेंगे, जब तक मेरे बारे में आपको नहीं बताया मेरे बारे में तहकीक नहीं करेंगे। तो चैट जीपीटी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें जब तक आप इनपुट ना दें वो आपको आउटपुट लाकर नहीं देगा, और जो इनपुट जो दे रहे हैं वो करेक्ट इनपुट हो तभी वो उसका जवाब देगा। जिस मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात कहूँ कि एक जुमला है, रोको मत जाने दो, अब इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? जिस तरीके से आप सुनेंगे उस तरीके से निकालेंगे। चैट जीपीटी जिस तरीके से चीज़ों को समझेगा उस तरीके से वो चीज़ों को निकालेगा। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी काम करता है। आपका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, आपको क्या लगता है कि एआई के इस्तेमाल से इस फील्ड में आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में कहिए किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं या हो रही हैं? बहुत मुख्तसरन जवाब
चाहूँगा। जी इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत मुख्तसर से जवाब दें। जी अगर आपने नाम सुना है AR और VR, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये हमारे सामने एक जीता जागता नमूना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान की ज़िंदगी के अंदर दिखा रहा है कि क्या चीज़ हो सकती है। ओके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आगे जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को सीखने की ज़रूरत है। एक ज़माने में जब बास्केटबॉल जब खेला जाता था तो बास्केट एक लकड़ी की हुआ करती थी और नीचे का जो हिस्सा था वो बंद हुआ करता था। तो जब नीचे का जो हिस्सा निकाल कर उसको जाली कर दिया गया तो लोगों ने ये कहा कि अब हमारी जॉब तो चले गई। जो लोग बॉल निकाला करते थे वो लोग ये समझे कि हमारी जॉब तो चले गई। तो जब वो जॉब चले गई तो इसके अलावा फिर 3 जॉब्स और क्रिएट हुई। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जॉब खत्म करने के लिए नहीं आया, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आया। अब जरूरत इस बात की है कि आप उस चीज़ को सीखें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने टूल्स हैं या जो भी आप शोबे में जाना चाह रहे हैं उस चीज़ को सीखें, तब आपकी जो क्या बोलना चाहिए जो नौकरी है वो आगे और एनहांस होगी। आज की हमारी ये ख़ास गुफ्तगू थी। हमारे वो नाजरीन या हमारे जो तलबा जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, तो उनको चलते चलते साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहला जो पैगाम है वो ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन का जितना हो सके कम इस्तेमाल करिए। दूसरी अहम जो चीज़ है, अपने मोबाइल फ़ोन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस लेवल तक इस्तेमाल करिए जिससे आपकी मिनिमल इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे आदमी को मिल सके। चौथी जो चीज़ आपको करना है वो ये है कि जितना हो सके लोगों से फिज़िकल या मिल के बात करिए, उनसे फ़ोन पे बात मत करिए। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस लेवल तक इस्तेमाल करिए जिस लेवल तक आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। आखिरी जो बात जो मैं सबको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने जो भी वालिदैन हैं उनसे ज़िद मत करिए नई टेक्नोलॉजी या नई फ़ोन्स के लिए, क्योंकि आप फ़ोन तो ले लेंगे लेकिन आगे चल के वो आपके के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिरी बात जो मैं आपसे वो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका अपना नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन वो चीज़ है जो आपको आपके बाद और माँ बाप से पहले सबसे ज़्यादा जानता है। तो उस चीज़ को वो मतलब मोबाइल फ़ोन को सारी चीज़ें ना बताइए जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये चंद ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है अगर आप इस दुनिया में खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं और आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं विदाउट एनी टेंशन। प्रोफेसर मोहम्मद रहमत अली साहब, इतनी कीमती मालूमात और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ हमारी ये ख़ास पेशकश प्रोग्राम कैरियर के अंदर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज हमने बात की प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टूवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाल रहे थे बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद रहमत अली साहब। इंशाअल्लाह इस मौजू पर आइंदा हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आरिफ मोइन, हमारे एक्सपर्ट और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए मुंसिफ टीवी।